नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और घर में रहकर खूब अध्ययन कर रहे होंगे। हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से आपको हर रोज़ छोटी छोटी वीडियोस आती हैं, आप उनको ध्यान से देखिए और अपनी पढ़ाई का नुकसान ना होने दें। तो आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो है आपकी पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 9 जन सुविधाएं, जिन्हें हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चित्र भी है, आप यहां पर देखिए कौन सी पब्लिक फैसिलिटी लेने के लिए लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और क्या इस तरह की स्थिति को हम जन सुविधा कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप अपना अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक में, तो आप सबसे पहले इस तरह के 4 चित्र देखते हैं। आप पहला चित्र देखिए जिसमें क्या हो रहा है, पानी से कार धोई जा रही है। उसके बाद दूसरे चित्र में आप ये स्थिति देखेंगे जहां पर पानी के लिए एक लंबी लाइन है और नलके में पानी भी नहीं है। और उसी दौरान आप तीसरा चित्र देखेंगे जहां पर पानी बोतलों में रखा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं। और एक और चित्र देखेंगे जहां पर पानी के टैंकर आ रहे हैं और पानी की आपूर्ति की जा रही है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये एक जन सुविधा जल की बात हो रही है और इसका वितरण अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म से है। कहीं पर इतना पानी उपलब्ध है कि गाड़ी भी धोई जा सकती है और कहीं पर इतना भी नहीं कि पानी पीने के लिए उपलब्ध हो। तो हम जन सुविधाओं की बात कर रहे हैं, पब्लिक फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं। तो इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि जन सुविधाएं देना किसकी जिम्मेवारी होती है और ये जो असमान वितरण है इसको किस तरह से रोका जा सकता है। तो एक समझ बनाने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपसे यह निवेदन रहेगा कि जब भी आप इस पाठ की वीडियो को देखें तो अपनी पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 9 इसको खोलें और वहां पर भी पढ़ें और जो वीडियो में कहा गया उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि हम जो भी कहते हैं वो आपके पाठ की विषय वस्तु से ही कहते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई भी साथ साथ में चली रहे और आपको नई जानकारियां भी मिलती रहें। तो आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देखेंगे कि जीवन के अधिकार के रूप में पानी इस टॉपिक के अंतर्गत जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। आप इस बात से जरूर सहमत होंगे। न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, पता है आपको पानी का प्रयोग हम सुबह उठने से लेकर रात तक पानी का प्रयोग चाहे रसोई में, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, अन्य कार्यों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं और बिजली भी बनती है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारा पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज्यादा मामले आते हैं उनमें उसका स्थान काफी ऊपर आता है। अब आप इस बात को समझिए कि एक तो जन सुविधा हो गई कि पानी उपलब्ध होना, परंतु कैसा पानी उपलब्ध होना। क्या वो पानी जो बीमारियां पैदा करे या वो पानी जो इन रोगों से लड़ने में सहायता करे। तो यहां पे आपने देखा स्थिति कोई बड़ी अच्छी नहीं है। भारत का नाम उन लोगों में, उन देशों में जहां पे दस्त, पेचिश, हैजा और ये सारी बीमारियां पानी से होती हैं, गंदे पानी से होती हैं। तो अब जन सुविधा तो हो गई पानी, परंतु कैसा पानी, पीने लायक पानी, सुरक्षित पानी, पर्याप्त पानी, ये हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। यहां पर आप देखिए आपकी पाठ्यपुस्तक में बताया गया है पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। यह आंकड़े हैं जो आपकी पाठ्यपुस्तक में लिखे गए हैं और इसमें छोटी उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। और यहां पर आप गौर करिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जिसमें मौलिक अधिकारों की बात हुई है, जीने के अधिकार की बात हुई है, वहां पर पानी के अधिकार को भी जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस बात को समझिएगा कि अच्छा पानी, पीने योग्य पानी, पर्याप्त पानी उपलब्ध होना आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी की सार्वभौमिक पहुंच हो। सार्वभौमिक का अर्थ यह है कि सबको पानी मिले। यहां पर उच्च न्यायालय ने भी यह बात कही है। कुछ माइलस्टोन केसेस होते हैं, माइलस्टोन केसेस मतलब जिन केसेस का हम मार्गदर्शन लेते हैं अपनी बात को समझाने के लिए।
तो यहां पर एक केस है 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया। जो वो केस क्या था, पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। अब इन रसायनों से, केमिकल से क्या हो रहा था, भूमिगत पानी दूषित हो गया है। सिंचाई और पीने के पानी का जो स्रोत था, जहां से पानी आता था, वो सारा दूषित हो गया, उसमें केमिकल्स मिल गए हैं। तो अब यहां पर न्यायालय ने क्या आदेश दिया, ध्यान दीजिएगा। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को यह आदेश दिया कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध करवाया जाए। मतलब कम से कम उतनी मात्रा उपलब्ध करवाई जाए एक व्यक्ति के लिए। अगर घर में 5 लोग हैं तो उन्हें लगभग 125 लीटर पानी मिले पर व्यक्ति, और वो पानी साफ सुथरा हो। तो यहां पर न्यायालय ने यह माना कि यह जिम्मेवारी जिला कलेक्टर की है कि वो हर व्यक्ति तक पानी जैसी मूलभूत जन सुविधा पहुंचाए। तो अब तक हम समझ गए होंगे कि जन सुविधाएं होती क्या हैं। जिस तरह हमने पानी का उदाहरण लिया, न्यायालय ने कहा कि पानी उपलब्ध करवाया जाए। इसी तरह अन्य सुविधाएं, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज भी अनिवार्य चीजें हैं, और इन सुविधाओं का लाभ समाज का हर व्यक्ति, हर तबका लेता है। तो जन का मतलब ही होता है लोग, समाज। तो इन सुविधाओं का लाभ क्योंकि पूरा समाज लेता है, इसलिए इन्हें जन सुविधाएं कहा जाता है, पब्लिक फैसिलिटीज कहा जाता है। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इस तरह इलाके में अगर बिजली की आपूर्ति हो जाए तो क्या होता है, किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं, लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है, और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फायदा होता है। तो बिजली क्या हुई, एक जन सुविधा हुई। स्कूल क्या हुआ, एक जन सुविधा हुई। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, ये एक जन सुविधा जैसे स्कूल का एक दृश्य है जिसमें बहुत सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अनेक सालों तक करते रहेंगे। और ये भी एक स्कूल का ही दृश्य है जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। अब हम यह जानेंगे कि ये जन सुविधाएं उपलब्ध कौन करवाए। हमने कहा मूलभूत आवश्यकता है पानी, हमने कहा मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर यह उपलब्ध कौन करवाए। अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। यहां पर हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सरकार की भूमिका। क्योंकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए उन्हें मुहैया करवाने की जिम्मेवारी किसी ना किसी के ऊपर तो आएगी। तो ये जिम्मेवारी आती है सरकार के ऊपर। अब सरकार के ऊपर ही क्यों आती है, इसको भी हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों में से एक है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं उपलब्ध करवाए। अब ये जिम्मेवारी सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए, किसी अन्य को क्यों नहीं, किसी कंपनी को क्यों नहीं, किसी निजी दायरे को क्यों नहीं। आपने अब याद करना है, अपनी पिछली कक्षा 7वीं में बाजार में एक कमीज नामक अध्याय पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि निजी कंपनियां या लोग किस लिए काम करेंगे, मुनाफे के लिए। अब आप सोचिए, अगर पूरे भारत में 130 करोड़ भारतीयों को पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी किसी एक कंपनी पर आ जाए तो वो क्या करेगी, मुनाफा कमाने का प्रयास करेगी। अब आप देखिए, ज्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि निजी कंपनियां क्या करेंगी, यहां पर आपने पढ़ा, मुनाफे के लिए। अब उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखना, जैसे मलेरिया रोधी जो अभियान चला है वो सरकार चलाती है। उसमें सरकार नालियां भी साफ करवाएगी, डीडीटी का छिड़काव करवाएगी, जगह जगह मलेरिया रोधी कैंपेन चलाएगी, जागरूक करेगी लोगों को। इसमें किसी निजी कंपनी का क्या फायदा हो सकता है, नालियां साफ करने में उसका कोई फायदा नहीं है। तो वो फिर इन कामों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, इन कामों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। परंतु स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाएं निजी कंपनियों को दिलचस्पी इनमें होती है, क्योंकि स्कूलों से भी वो पैसा कमा सकते हैं, अस्पतालों से पैसा कमा सकते हैं। तो वो उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं जहां पर उन्हें मुनाफा हो। और ये सारे जो जन सुविधाएं हमने देनी होती हैं, अगर वो निजी कंपनियों के पास आ जाएं तो उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका लाभ उठा पाते हैं। अब आप देखिए, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में हर व्यक्ति इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि इलाज बहुत महंगा हो जाता है। वो मुनाफा भी कमाना होता है, उन्होंने अपने खर्चे भी मीट आउट करने होते हैं। परंतु सरकार ये सुविधाएं
जनता के लिए उपलब्ध करवाती है और उसमें अलग किस्म से खर्चे का प्रावधान करती हैं। तो इसलिए ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं ये सरकार ही दे तो बेहतर होता है, क्योंकि अगर ये निजी हाथों में जाएंगी तो इसका नतीजा ये होगा कि जो इन सुविधाओं की एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे, उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो यहां तक हमने समझा जन सुविधाएं होती क्या हैं और इनको उपलब्ध करवाने में सरकार की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। बाकी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।